हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रदीप सर में स्वागत करता हूं। आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड में बायोलॉजी में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से, बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता में अंतर बताइए। तो यहाँ पर जो अंतर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर दिया गया शीत निष्क्रियता किसे कहते हैं, सबसे पहले हम देखने का काम करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया अनेक समतापी और कुछ अनेक असमतापी और कुछ समतापी। असमतापी का मतलब होता है ऐसे जीव जो वातावरण के तापमान के अनुसार, वातावरण के ताप के अनुसार अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात उनके बॉडी का जो ताप होता है वो नियत नहीं होता है, वो पर्यावरण के अनुसार क्या होता है, बदलता रहता है। और यहाँ पर समतापी दिया गया। समतापी ऐसे जीव होते हैं जिनके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, ताप होता है, वो इन्वायरमेंट के अनुसार बदलता नहीं है, पर्यावरण के अनुसार बदलता नहीं है। तो यहाँ पर दिया जा रहा है अनेक असमतापी और कुछ समतापी जीव शीत ऋतु के समय कुप्रभाव से बचने के लिए, शीत ऋतु के कुप्रभाव से बचने के लिए कुछ समय के लिए सुप्ता अवस्था में चले जाते हैं। अर्थात जो ठंड का समय होता है, तो ठंड के समय में, शीत ऋतु में बहुत सारे जो असमतापी प्राणी होते हैं और कुछ समतापी जो होते हैं वो सुप्तावस्था में चले जाते हैं। तो सुप्तावस्था में जाने की यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, शीत निष्क्रियता कहलाती है। सुप्तावस्था में किस मौसम में, तो ठंडी के समय में समतापी और कुछ समतापी और बहुत सारे असमतापी जो प्राणी होते हैं जिनमें एनवायरनमेंट के अनुसार तापक्रम बदलता है, तो वे सभी सुप्तावस्था में चले जाते हैं। तो इसी को हम शीत निष्क्रियता कहते हैं। जैसे इस समय पर छिपकली नहीं दिखाई देगी क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड है, उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, शीत ऋतु में इन्वायरमेंट के अनुसार ही हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे कि कुछ भालू दिया गया, भालू, मेढक, छिपकली, ये सभी क्या होते हैं, शीत निष्क्रियता दिखाते हैं। अर्थात ठंड के समय में ये एक सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्रीष्म निष्क्रियता इसी का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर जीवधारी कहाँ चले जाते हैं, शीत ऋतु में सुप्तावस्था में चले जाएंगे, और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में अर्थात गर्मी के कुप्रभाव से बचने के लिए ये कुछ समय अवधि के लिए सुप्तावस्था में चले जाते हैं। तो यहाँ तो ठंड से बचने के लिए जीवधारी सुप्तावस्था में चले जाते हैं, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में देखेंगे तो ग्रीष्म ऋतु में जो असमतापी प्राणी होते हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, पर्यावरण के अनुसार बदलता रहता है, वो क्या करते हैं, गर्मी के कुप्रभाव से बचने के लिए सुप्तावस्था में चले जाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया कुछ मछलियाँ, मेढक आदि कीचड़ में धंस जाते हैं। गर्मियों के दिनों में क्या होता है, मेढक वगैरह क्या करते हैं, कीचड़ में धंसते हुए चले जाते हैं। आगे दिया गया है वाह्योष्मी और अंतरोष्मी में अंतर बताना है कि वाह्योष्मी क्या होते हैं, वाह्योष्मी क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि वाह्योष्मी किसे कहते हैं। अगर हम वाह्योष्मी की बात करते हैं, यहाँ पर वाह्योष्मी की, तो वाह्योष्मी ऐसे जीवधारी होते हैं जिनका जो ब्लड होता है वो कोल्ड होता है। अर्थात कहेंगे कि कोल्ड ब्लड वाले, ठंडे खून वाले प्राणी आते हैं जिनके शरीर का जो तापमान होता है वातावरण के अनुसार बदलता रहता है, वही क्या कहलाते हैं, वाह्योष्मी कहलाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है शीत रुधिर वाले प्राणियों के शरीर का ताप वातावरण के अनुसार बदलता रहता है, ये प्राणी प्रायः शीत और ग्रीष्म निष्क्रियता के फलस्वरूप प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहते हैं, जैसे उभयचर, सरीसृप, मेढक और छिपकली वर्ग के प्राणी। तो यहाँ पर ये सभी क्या कहलाते हैं, वाह्योष्मी कहलाएंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि इनके जो बॉडी का, शरीर का जो तापमान होता है वो वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। लेकिन जो यहाँ पर देखेंगे अंतरोष्मी होते हैं, इन पर वातावरण का
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनके शरीर के तापमान पर वातावरण के ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनके तापमान क्या होता है, बिल्कुल नियत रहता है। जैसे पक्षी, स्तनधारी, स्तनधारी में मनुष्य भी आते हैं, पक्षी भी हैं इधर। तो देखा है गर्म रुधिर वाले प्राणियों, यहाँ पर दिया गया गर्म रुधिर वाले प्राणियों के शरीर का ताप वातावरणीय ताप से प्रभावित नहीं होता है। ये शरीर की उपापचयी क्रियाओं द्वारा अपने शरीर का ताप नियमन करते रहते हैं, जैसे पक्षी एवं स्तनी वर्ग के प्राणी। तो वाह्योष्मी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जो ठंडे खून वाले होते हैं, और जो अंतरोष्मी वो कौन होते हैं, गर्म खून वाले प्राणी होते हैं। अगला अंतर देखते हैं। यहां पर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। जो आर्किड पौधा है वो आम की पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया का वर्णन आप कैसे करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो यहाँ पर देखेंगे आर्किड और आम के पेड़ के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध को हम सहभोजिता कहते हैं। उस संबंध को हम क्या कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं। सहभोजिता का मतलब होता है कि यहाँ पर दो जातियां आपस में मिलकर के रहती हैं। दो जातियां आपस में साथ मिलकर रहती हैं, जिनमें से आपस में साथ मिलकर के रहती हैं, जिसमें से एक को लाभ होता है, एक को क्या होगा, एक जाति को लाभ होगा और दूसरी जाति को ना लाभ होता है ना ही हानि होता है। तो यहाँ पर जो आर्किड पौधा होता है वो आम के वृक्ष के मध्य सहभोजिता का संबंध प्रदर्शित करता है। किसका संबंध प्रदर्शित करेगा, सहभोजिता का संबंध प्रदर्शित करता है। तो ये सहभोजिता कहलाता है। आर्किड और आम के वृक्ष के मध्य का जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है, सहभोजिता कहलाता है। इसमें आर्किड को तो लाभ होता है लेकिन आम के वृक्ष को ना लाभ होता है ना ही हानि होती है। अर्थात जो यहाँ पर आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर है तो वहां तो आर्किड लाभ ले रहा है, लेकिन आम के पेड़ की शाखा को या आम के पेड़ को ना ही कोई लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रहा है। अब हम देखेंगे कि आर्किड आम की पेड़ की शाखा पर किस रूप में उगता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि आर्किड आम की पेड़ की शाखा पर अधिपादप के रूप में, किसके रूप में, अधिपादप इपीफाइट के रूप में उगता है, लेकिन इससे कुछ भी प्राप्त नहीं करता है। यह दिया गया अधिपादप आर्किड आम के वृक्ष की शाखाओं पर उगता है लेकिन इससे कुछ भी प्राप्त नहीं करता है। तो इस तरीके से आर्किड और आम के वृक्ष के बीच में जो संबंध है वो सहभोजिता दर्शाता है। यह भी क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी तरीके से सहोपकारिता पूछा जाता है, यह सहजीवन की प्रक्रिया पूछी जाती है। तो सहजीवन में क्या होता है, दो जाति आपस में मिलकर के रहती हैं और दोनों जातियों को क्या होता है, परस्पर लाभ होता है। जैसे एल्गी और यहाँ पर क्या होती है, फंजाई आपस में मिलकर के रहते हैं। यहाँ एल्गी क्या करती है, स्वापोषी होती है तो भोजन बनाती है, और फंजाई यहाँ पर क्या करता है, जल और खनिज का अवशोषण करके शैवाल को देने का काम करता है और शैवाल भोजन बना करके फंजाई को देने का काम करता है। तो इस तरीके से लाइकेन क्या है, लाइकेन एक सहजीवन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। लाइकेन क्या है, सहजीवन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। यहाँ पर क्या होता है, एल्गी और फंजाई शैवाल और कवक आपस में मिलकर रहते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। तो सहजीवन में दो जातियां परस्पर साथ मिलकर के रहती हैं और दोनों को बराबर का क्या होता है, लाभ होता है। यहां पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, समष्टि पॉपुलेशन जिसे हम जनसंख्या कहेंगे और समुदाय कम्युनिटी की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर समष्टि की और समुदाय की क्या देना है, परिभाषा देना है। कम्युनिटी किसे कहते हैं, व्यष्टि से मिलकर के समष्टि बनता है और समष्टि से मिलकर के क्या बनता है, समुदाय बनता है। तो समष्टि क्या होता है, समष्टि अगर क्या मानेंगे, एक विशेष क्षेत्र है, एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है, अगर उसमें सिर्फ एक ही
जाति के जीवों का क्या होती है, उत्पत्ति होती है। एक ही जाति के जीव क्या होते हैं, अधिक संख्या में रहते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा, समष्टि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समष्टि कहलाएगा। और अगर कोई ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहां पर बहुत सारे जीवधारी एक साथ अलग अलग जाति के क्या होते हैं, निवास करते हैं, अलग अलग जातियों के बहुत सारे जीव क्या करते हैं, एक ही जगहों पर क्या करते हैं, निवास करते हैं, तो वो भौगोलिक क्षेत्र क्या कहलाएगा, समुदाय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समुदाय कहलाएगा। अगर किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में अनेक जातियां एक साथ मिलकर के रहती हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, चूहा, खरगोश, चिड़िया, साग, घास एवं वृक्ष, ये सारी जातियां अगर मिलकर के एक ही क्षेत्र में निवास करती हैं तो समुदाय कहलाएंगे। मतलब किसी क्षेत्र में एक ही जाति के जब जीवधारी क्या करते हैं, निवास करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा देखते हैं, समान जातियों के जीवधारियों का समूह जो किसी दिए गए समय में किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में साथ साथ निवास करता है, वो समष्टि कहलाता है। वो क्या कहलाता है, समष्टि कहलाता है। अगर किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में एक ही जाति की ढेर सारी जातियां क्या होती हैं, ढेर सारे जीव एक ही जातियों के निवास करते हैं, तो समष्टि कहलाएगा। यहाँ पर समुदाय को देखते हैं, जो समष्टि से, ढेर सारी समष्टियों से मिलकर के ही बनता है, अर्थात समष्टियों से मिलकर के क्या बनता है, समुदाय का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, समष्टि जो होता है वो समुदाय की एक छोटी इकाई होती है। तो देखेंगे, अनेक जातियों की समष्टियां, अनेक जातियों की समष्टियां अर्थात अलग अलग जातियों की संख्याएं, जैसे चूहे, खरगोश, चिड़िया, साग, घासें एवं अनेक वृक्ष एक भौगोलिक क्षेत्र में परस्पर मिलकर समुदाय बनाते हैं। एक भौगोलिक क्षेत्र में परस्पर एक दूसरे से मिलकर क्या बनाते हैं, समुदाय बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। यहाँ अगर बात करेंगे समुदाय की, तो समुदाय क्या होता है, समुदाय कुल मिलाकर के एक ही क्षेत्र में निवास करते हैं अलग अलग जातियों की ढेर सारी संख्याएं। यहाँ पर जैसे चूहे की संख्या दी गई, खरगोश की संख्या दी गई, चिड़िया की संख्या दी गई, घास दी गई, घासी दी गई और वृक्ष दिया गया। अगर ये सब एक ही जगह पर मिल करके रहते हैं तो क्या कहलाएगा, समुदाय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समुदाय कहलाता है। तो यहाँ पर जो समुदाय होता है समष्टि की बड़ी इकाई होती है, अर्थात क्या होता है, ढेर सारी समष्टियों से मिलकर के समुदाय बनता है। तो समष्टि क्या हो जाएगी, समुदाय की छोटी इकाई, और यहाँ पर समुदाय क्या हो जाता है, इसकी बड़ी इकाई होती है।